हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है, हमारे प्रीवियस सेशन में हम स्टार्ट कर चुके थे एल्गे को पढ़ना, और एल्गे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा और याद किए थे कुछ इंपॉर्टेंट 3 कैटेगरीज जो हमें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी फॉर द नीट प्रिपरेशन, जो की थी रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे एंड ब्राउन एल्गे, जिनके टेक्निकल नेम्स मैंने आपको याद कराए थे, फेओफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जो कि आपने मुझे प्रीवियस सेशन में कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखकर भी बताई थी। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, और सबसे पहले आज के टॉपिक में हम फोकस करेंगे एल्गे के फर्स्ट टाइप यानी कि ग्रीन एल्गे को, जो क्लोरोफाइटा से क्लोरोफाइटा है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था, नाम हमें पता है ग्रीन एल्गे होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हम नीट की प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, दिस इज अवेलेबल टू यू ऑल एट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कुछ वीडियोस, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और आप बहुत आराम से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो विद आर नीट टीम। और ये जो हमारा नीट का कोर्स है, इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है उसके लिए मैं आपको बता देती हूं हमारे नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। लेट्स मूव अहेड, नीट का कोर्स मॉड्यूल देखते हैं। तो हमारे कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहली चीज जो है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर चैप्टर के लिए हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर फोकस करते हैं, यानी कि हर चैप्टर का हर एक टॉपिक हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर सेशन में। उसके बाद हम जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के पीडीएफ पर। व्हाट इज दिस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ? जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो पीडीएफ के फॉर्म में आपको एक लिंक मिलती है, मतलब एक लिंक मिलती है, वहां से आप डाउनलोड करते हो पीडीएफ के फॉर्म में अपना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया, कुछ क्वेश्चंस बन गए, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बने होंगे। तो अब ये जो बने नहीं बने, इसके लिए क्या होगा मैम? इसके लिए आपको मिल जाएगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज अ थर्ड स्टेप। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना चैप्टर, तो उसके बाद हम जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। हम हर कैटेगरी, हर पॉसिबल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट। ये जो होता है ना, आप देखो, मानो या ना मानो, ये एक बहुत यूनिक चीज है जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। और वो क्या है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आने वाला है, उसके लिए डायरेक्टली आपको मिल जाता है एक पूरी लिस्ट उस चैप्टर से रिलेटेड। हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड लिस्ट मिलती है, जहां पर साइंटिस्ट के नेम्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके ईयर्स लिखे होते हैं। तो आपको उसे सिर्फ मेमोराइज करना होता है। देखो, उसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ याद करने हैं साइंटिस्ट के नाम। और कितना अच्छा हो कि हमें अलग से बिल्कुल छान करके वो सारी चीजें मिल जाएं, तो वो मैं आपको अलग से एक सेशन में प्रोवाइड करती हूं, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो किस तरीके से पूछे गए, इसका वीडियो अलग से, उसके फॉर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस में आप मुझे डाउट भेजते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन देती हूं। वीकली टेस्ट पेपर एंड गाइडेंस। अब ये गाइडेंस क्या है, किस चीज का गाइडेंस है मैम? पढ़ना कैसे है, मोटिवेटेड कैसे रहना है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बन रहे हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैम 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही बने थे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, लर्निंग प्रोसेस है, सब बनने लगेगा। बस हमें क्या करना है, उस एक एक चीज को फॉलो करना है जो हमें बताई जा रही है। देन वी गो विद दी चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जो हर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको माइंडसेट क्लियर है कि हमें पढ़ना कैसे है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने बढ़िया से टॉपिक के बारे में, जो कि है ग्रीन एल्गे। अब देखो, अगर दिमाग में सोच लिया है कि यार बहुत सारा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज में बिल्कुल मत फोकस करना। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा नहीं होता, डिटेल में पढ़ेंगे में एक मजा होता है। और वो मजा क्या है? देखो, किसी भी अगर आप ऑर्गेनिज्म को जानना चाहते हो तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हम किसी को अगर पहचानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो समवन, तो आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए? नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज आप में और उनमें है। तभी वो नहीं कहते हैं वाइब्स मैच करती हैं। तो किसी भी चीज को अगर समझना है ना, तो वो वाइब्स तो बनानी पड़ेगी। और वो वाइब्स कैसे बनेंगी? जब हमें पता होगा कि हमें, देखो, हम ढूंढते रह जाते हैं, ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट, ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट, रेड एल्गे में स्टार्च के फॉर्म में कैसा फूड स्टोर है,
ब्राउन एल्गे में कैसा है, इसको रटो मत। अपन कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे कि हर एल्गे के बारे में मुझे ये सर्टेन क्राइटेरियाज पता होने चाहिए, तो उसे हमें जानना है। तो हम क्या पता करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, फटाफट से अपनी हेडिंग डालो, ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे, ठीक है, ग्रीन एल्गे को हेडिंग डाल लो। ठीक, अब इस ग्रीन एल्गे के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे ग्रीन एल्गे के बारे में। सबसे पहले हमें ग्रीन एल्गे के बारे में पता होना चाहिए, हम इसे ग्रीन बोल क्यों रहे हैं। सो पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई इज इट ग्रीन। ओके, तो ये पहला रीजन हम पढ़ेंगे कि ये ग्रीन क्यों है। आप हरे क्यों हो भाई, ग्रीन कलर के क्यों हो। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे आप कहाँ रहते हो, तो नाम तो हमें पता चल गया, क्या हो वो पता चल गया ग्रीन क्यों हो से। इसके बाद आप कहाँ रहते हो, तो हम पढ़ेंगे कि आपका भाई हैबिटाट क्या है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका जरिया क्या है। भाई देखो, जीवन चलाने के लिए ना कुछ चीजें जरूरी होती हैं, वो कुछ चीजें क्या है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी होता है ना। तो कहाँ रहते हो पे मकान का पता तो चल जाएगा, पर रोटी का क्या, तो रोटी पता करनी पड़ेगी, यानी कि वो प्रोसेस जिससे ये अपना फूड बनाएगा, है ना। तो फूड वाला प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, क्या खाएगा कैसे खाएगा। ठीक, इसके बाद देखो हमने पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ा था कि जो हमारी स्पीशीज है ना, कोई भी स्पीशीज हो, चाहे वो आर्थ्रोपोडा हो यानी कि इंसेक्ट हो, या फिर वो फिशेज हो, बर्ड्स हो, ह्यूमंस हो, या फिर वो कौन सी थी जुरासिक पार्क वाली, क्या बोलते हैं उसको, जुरासिक पार्क जो मूवी थी उसमें कौन था इंपॉर्टेंट, वो तो मैं भूल ही गई। देखो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अभी याद आएगा तो बता दूंगी। मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी भी स्पीशीज है ना, इन स्पीशीज को अगर हमें कंटिन्यू करना है ना, अगर कंटिन्यू करना है तो क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जरूरी है। तो पता होना चाहिए ना ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो रिप्रोडक्शन। जुरासिक पार्क वाला डायनासोर, उसकी स्पीशीज, तो इट इज रिप्रोडक्शन। तो हमें इसका रिप्रोडक्शन पता करना है, हमें हैबिटाट पता करना है, हमें ग्रीन क्यों है ये पता करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हमें क्या पता करने की जरूरत है, बॉडी स्ट्रक्चर भी तो बताओ, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हो आप एल्गे, तो क्यों पढ़ रहे हो प्लांट किंगडम में, बॉडी स्ट्रक्चर बताओ हमें भाई कि बॉडी कैसी है आपकी, बॉडी स्ट्रक्चर बताओ। प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल में कुछ ऐसा होगा जो प्लांट के जैसा है, तो फिर हमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। अब मैं यहां पर आपसे कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करूंगी, और ये सेल का स्ट्रक्चर आपको नहीं लगता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है जब आप किसी देखो किसी को भी जानना है ना, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ता है। तो वो ग्राउंड लेवल हमारा सेल है, मेहनत ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा लगती है, ये दुनिया का रूल है, ट्रूथ ऑफ द लाइफ, है ना। ग्राउंड लेवल पर हर आदमी को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, थोड़ा सा ऊपर जाते जाते चीजें थोड़ी सी इजी होने लगती है, बट बाकी ऐसे जीवन में कुछ इजी नहीं है। तो ये सेल स्ट्रक्चर को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको ये चीजें बताती हूँ जितनी मैंने यहां पर लिखी है ना। तो चलो पता करते हैं। पहला, ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है पिगमेंट, है ना, ये सबको मालूम है। अब आप सोच रहे हो कि अरे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल नाम का, वो तो हमें मालूम ही है। हाँ, लेकिन उसके बाद एक्सेसरी पिगमेंट भी तो है, जो नेसेसरी एक अलग से पिगमेंट होता है, वो भी तो पता करना है। नीट को भी मालूम है कि प्लांट किंगडम में एल्गे के पास क्लोरोफिल है, पर जो नीट का पेपर बनेगा वो कुछ क्रीम छांटेगा ना। तुम लोग तो क्रीम स्टूडेंट्स हो, क्रीम लेयर हो, बायोलॉजी नीट की तैयारी कर रहे हो, तो तुमसे क्रीम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो मैं आपको बताती हूँ। पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट है, कौन सा वाला, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। इसके बाद एक्सेसरी चीज प्रेजेंट है। व्हाट इज दैट एक्सेसरी चीज, व्हाट इज दैट एक्सेसरी पिगमेंट, इसके पास बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, और ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब ये कुछ अलग सी बात है, ठीक है, तो ये याद रहेगा ना। ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट था। अब ये कुछ एक मजेदार बात हो गई, ये कुछ अलग सी बात हो गई कि ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर का ही पिगमेंट प्रेजेंट है, कैरोटीन भी प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी का स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी यानी कि क्लोरोफिल पढ़ता है, वो फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, कैरोटीन भी पढ़ेगा और ज़ैंथोफिल भी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, ये तो हो गई पिगमेंट की बात। हैबिटाट,
कहाँ रहती हैं एल्गे? फटाफट से बताओ। मैंने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे वहां मैंने बताया था कि एल्गे कहाँ रहती हैं। एल्गे रहती हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगी और ऐसा नहीं है भैया मरीन वाटर में भी मिल जाएगी। सबसे बढ़िया प्राणी। और खास बात, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर किसी प्लांट की बॉडी के अंदर, किसी प्लांट की बॉडी के बाहर, किसी एनिमल की बॉडी के साथ मिल जाएगी या फिर कहीं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हुई मिल जाएगी, पैरासाइट की तरह मिल जाएगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी मिल जाएगी। यानी ये दुनिया में ना हर जगह रह सकती है। आपको ऐसे ही बनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो भाई सब कुछ करते आना ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैगी खा के ही काम चला लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा मतलब थोड़ा दाल चावल भी बना लोगे तो अच्छा होगा। तो क्या है, ये भी ऐसी करती है। कहाँ रह लेगी? फ्रेश वाटर, मरीन वाटर के बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी रह लेती है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह लेती है। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ, फिर बोलोगे ये कंडीशन नहीं समझ में आया। आपकी मैडम डॉक्टर जैसी राइटिंग थी। एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है मैडम की वो डॉक्टर जैसी राइटिंग है मैम, पूरी समझ में नहीं आ रही है। सीधा सीधा तो लिखा है, वो जी दिख रहा है ना, आर दिख रहा है, डबल ई दिख रहा है, एन दिख रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा? सब समझ में आएगा, आंखों से देखो, वो वाली नजरों की जरूरत है। तो ये हो गया, एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाएगा, मरीन में हो जाएगा, फ्रेश में हो जाएगा। पैरासाइट की तरह भी मिल सकता है, ठीक है, पैरासाइट की तरह भी मिल सकता है। एडिबल फॉर्म ऑफ एल्गे भी होते हैं, ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, एडिबल फॉर्म ऑफ एल्गे। फूड की बात करें तो फूड में जब क्या हो जाएगा, स्टार्च बन जाएगा फूड में, तो भाई इसके पास, है ना। और स्टार्च कैसे बनेगा? जब फोटोसिंथेसिस हुई होगी। आपको नहीं लगता फोटोसिंथेसिस इसका कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है? तो भाई फोटोसिंथेसिस हुई है, फोटोसिंथेसिस हो गई मैडम, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। बोथ ऑफ देम विल बी सीन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, ठीक, और दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलेगा। बिल्कुल मत घबराओ, सारी चीजें डिस्कस करूंगी, डिटेल में करूंगी, लेकिन पहले पता तो हो कि पढ़ना क्या है। अचानक से बताने लगूंगी देखो यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसके बाद ऐसा हुआ कि ये यहाँ रहने लगा, ऐसे नहीं, पहले पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। तो रिप्रोडक्शन हो गया। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत खास बात होती है एल्गे के बारे में, उसका बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर इसका होता है थैलस लाइक, थैलस लाइक, ठीक है। नो लीव्स, स्टेम और रूट प्रेजेंट लाइक दैट ऑफ द प्लांट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नो लीव्स, रूट्स, नो लीव्स, रूट्स और स्टेम प्रेजेंट लाइक दैट ऑफ अदर प्लांट्स। अदर प्लांट्स की तरह इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? लीफ, रूट, स्टेम प्रेजेंट नहीं है, थैलस जैसी बॉडी है। क्लियर? अब आओ सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ी। तो सेल स्ट्रक्चर की बात अलग से करते हैं क्योंकि अलग ही क्राइटेरिया हो जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गे, सेल स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बॉडी होती कैसी है। थैलस जैसी होती है, पर आपको पता है ये जो ग्रीन एल्गे है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। और खास बात इसकी ये है कि इसके पास 9000 से 12000 तक की स्पीशीज होती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गे की, देखो ग्रीन एल्गे के पास ऐसा बुक्स में लिखा रहता है कि 7000 से ज्यादा स्पीशीज हैं, पर 9000 से लेकर के 12000, 9000 टू 12000 तक स्पीशीज हैं। अब आप समझ रहे हो कि ग्रीन एल्गे छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। एल्गे भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उसमें से ग्रीन एल्गे में अकेले इतनी स्पीशीज है। ऑर्गेनिज्म पे जाओ, ठीक है, तो इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है। तो अब इसमें ना कुछ कम ज्यादा भी चलेगा, यानी कि कुछ एक्सेप्शन भी होगा, कुछ नया भी होगा, कुछ वैसा ही होगा जो चलता आ रहा है। तो नया और चलता आ रहा में क्या है, ये जो सेल स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी कभी अलग अलग टाइप की होती है। इनकी बॉडी कभी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है एज वेल एज कभी मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। तो बॉडी इज, पहली चीज यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, दूसरे नंबर पे मैं कहती हूं मल्टी सेल्युलर भी होगी भाई,
मल्टी सेल्यूलर भी होगी। तीसरे नंबर पे कॉलोनी फॉर्म करके भी रहते हैं, कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे कॉलोनीज के अलावा फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस ऐसे ऐसे फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये फिलामेंटस भी हो सकती है, कॉलोनीज में भी रह सकती हैं, मल्टी सेल्यूलर बॉडी भी हो सकती है और हो सकता है यूनिसेल्यूलर ही, ठीक है। इसके बाद सेल इसका कैसा होगा, सेल यूकैरियोटिक भी हो सकता है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, ठीक, दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हम जब इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अब मैं इधर आ जाती हूं, जब हम इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें हमें और क्या क्या मिलता है। सेल के स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे हमें मिलता है वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट है भाई इसमें। दूसरे नंबर पे क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो प्लास्टिड मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लास्टिड जरूर से मिलेगा, ठीक। तीसरे नंबर पे क्योंकि प्लांट है ना, तो प्लांट का यूनिक फीचर होता था, हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहां पर मैंने एनसीईआरटी का आपको एक टेबल पढ़ाया था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस टेबल में कि ये जो प्लास्टिड जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड हैं, इन सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल यहां भी प्रेजेंट है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेल वॉल बनी किस चीज की है, ठीक है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, हर बार की तरह सेल्यूलोज तो होगा ही होगा। प्लांट सेल में तो सेल्यूलोज होता ही है, कोई नई बात नहीं है, तो सेल्यूलोज तो प्रेजेंट है। सेल्यूलोज के साथ साथ काइटिन भी प्रेजेंट होता है, काइटिन भी प्रेजेंट होता है। और बाकी तो देखो फिर वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, फिर से बता देती हूं। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड, न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, और सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, सब कुछ अरेंज्ड बहुत बढ़िया तरीके से, तो हो गया यूकैरियोटिक सेल। और अगर प्रोकैरियोटिक सब कुछ फैला पड़ा है, न्यूक्लियस का मटेरियल बीच में ऐसे ही पड़ा है, वहां ऑर्गेनेलीज कुछ गायब ही हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, ऐसा सेल का स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर मैडम ये आपने अलग से क्यों बताई कुछ 2-3 चीजें, ये यूनिक फीचर नहीं हो गया? तभी तो देखो प्लांट जैसा दिख नहीं रहा है, प्लांट जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर सारे लेकर बैठा है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ जो यूनिक फीचर होते हैं किसके, प्लांट किंगडम के, वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है हमारी एल्गे के पास। और इन्हीं फीचर्स की वजह से, अब आपको नहीं लगता कि इन्हीं फीचर्स की वजह से तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे प्लांट किंगडम का मेंबर है, प्लांट किंगडम का मेंबर है, इन्हीं फीचर्स की वजह से। इतनी बात समझ में आ गई, सबको आ गई, क्लियर। अब हमें इसके और थोड़ा डिटेल में जाना है। हम देखेंगे कि बॉडी कैसी कैसी है ना, ये जो मैंने आपको बताई यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कॉलोनीज के फॉर्म में, फिलामेंट के फॉर्म में, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये देखेंगे। वैक्यूल प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है, प्लास्टिड कैसा है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल्यूलोज काइटिन की, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आगे डिस्कस नहीं करने वाली हूं, ये एक यूनिक फीचर है, इसे आप अभी से लिख लो। ग्रीन एल्गे में 9000 से 12000 तक की स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पहले हमने ये चीजें पढ़ी, तो यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पूरी दुनिया की इंपॉर्टेंट बात है एल्गे के बारे में, वो पहला वाला ये पॉइंट है जिस पे नीट लिखोगे, जो पूछा जाता है। फिर फूड किस फॉर्म में मिल रहा है, ये पूछा जाता है। फिर थैलस बॉडी के बारे में भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि थैलस बॉडी को तुम हल्के में ले रहे हो कि पूछा नहीं जाएगा, थैलाई भी तो पूछा जाएगा भाई, ऐसे कैसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक यूनिक फीचर है। सेल स्ट्रक्चर को मैंने आपसे आगे डिस्कस किया हुआ है, तो इसके लिए भैया पीटीओ कर लेना, अभी लिखवा रही हूँ आगे, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ, बोलोगे मैम साइड नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन या फिर पैरासाइट है, और मैंने कहा था कभी प्लांट की बॉडी के बाहर, कभी प्लांट की बॉडी के अंदर, ऐसे भी रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के भी रहता है। तो अभी आपको एक जनरल व्यू पूरा मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि मैं आपको एल्गे, ग्रीन एल्गे के बारे में क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। इतना हो गया, इतना लिखा, गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, इसके बाद ये लिख लो। और यही हमारा रीजन है, यही हमारा रीजन है कि ये जो हैं इनको हम प्लांट्स में कंसीडर करते हैं, इनको हम प्लांट्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है।
हो नहीं पा रहा है जो मैं करना चाह रही हूँ, कोई बात नहीं, ये ऐसे लिख लेना, इनको हम इसीलिए प्लांट में कंसीडर करते हैं, ठीक है, हो गया, गुड। अब मैं एक एक करके आपको ये चीजें बताती हूँ, है ना। अभी आपको जनरल व्यू समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। अब देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन एल्गे की बात करें तो पहला है कि ये क्लोरोफाइटा है। क्या है? क्लोरोफाइटा, कोई गलती नहीं है, क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। तो क्लोरोफाइटा में क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन, और फाइटा क्यों लगाया? क्योंकि प्लांट है। फाइसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही नाम है, दोनों क्या है? ग्रीन एल्गे। क्लियर? इट इंक्लूड्स मोर देन 7,000 स्पीशीज। मैंने क्या कहा था? वो बोलेंगे 7,000 स्पीशीज से ज्यादा है, स्पेसिफिकली 9,000 से लेकर के 12,000 तक की स्पीशीज होती है, ठीक है। इसके बाद 90% ऑफ टोटल स्पीशीज ग्रो इन फ्रेश वाटर हैबिटाट, 10% मरीन वाटर में मिलती है। एक्चुअली हैबिटाट मैंने आपसे कहा था फ्रेश वाटर भी है, मरीन भी है, टेरेस्ट्रियल भी मिलेगी, बताऊंगी। तो फ्रेश वाटर भी हो सकती है, तो फ्रेश वाटर फॉर्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद आता है मरीन फॉर्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज ग्रीन एल्गे जो है इनको कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है जो हर जगह मिल जाए। तो कॉस्मोपॉलिटियन है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकर इन डाइवर्स हैबिटेट। मैंने कहा था ना हर जगह मिल जाएगी, तो कहां कहां मिलेगी आओ उसकी बात करें। टेरेस्ट्रियल भी है, बोलोगे अभी तो मैम बोला था फ्रेश वाटर भी है, मरीन भी है, तो मैंने ये भी बोला था कि टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड पे भी मिलेगी। टेरेस्ट्रियल है, कहीं पे भी ग्रो हो जाएगी, पर जब भी ये लैंड पे ग्रो होती है ना, तो एल्गे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि उसको मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर चाहिए, अगर मॉइस्ट प्लेसेस मिल जाएंगी ना जमीन पे तो वहां भी ग्रो हो जाएगी। तो मॉइस्चर एनीवेयर ऑन दी मॉइस्ट सॉइल, देखो लिखा है। वॉल्स पर, दीवारें जिनमें पानी आ जाता है, नमी आ जाती है, वो वाला अच्छा वाला पेंट नहीं लगाया रहता है, उधर पे भी ग्रो हो जाती है। रॉक्स इन दी फॉर्म ऑफ शीट, रॉक्स के ऊपर भी, पत्थर के ऊपर भी ग्रो हो जाएगी। स्पीशीज ऑफ यूलोथ्रिक्स, व्यूचेरिया एंड जाइगोगोनियम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एडिबल मशरूम भी होती है, सॉरी मशरूम कह रही हूं, एडिबल एल्गे भी मिलेगी, आगे देखेंगे। फिर आता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, एपी का मतलब होता है आउटसाइड, एपीफाइट्स, ठीक है। इसमें एपी का मतलब होता है आउट, आउटसाइड, और फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करेगी। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। एपीफाइट जो है इट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर, तभी तो आउटसाइड, ठीक है। सच एज ट्री ट्रंक, पेड़ के तने पे ग्रो हो जाएगी, डैम्प वुड पे ग्रो हो जाएगी, डैम्प वुड वर्क एंड शेडी लीव्स। डैम्प वुड, अब जंगलों में बारिश हो गई अचानक से, तो बारिश हो गई तो वो टूटे जो लकड़ी के टुकड़े पड़े थे वो क्या हो गए? भीग गए, तो उसी पे ग्रो हो जाएगी। कहीं अगर लकड़ी का कारोबार चलता होगा, फर्नीचर का काम होता होगा, बारिश आ गई या किसी रीजन से पानी फैल गया, लकड़ियां गीली हो गई, उस पे भी ग्रो हो सकती है। तो हमेशा गीली लकड़ी पर ग्रो हो जाएगी, ट्री ट्रंक पे ग्रो हो जाएगी, शेडी लीव्स पर ग्रो हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? स्पीशीज ऑफ प्रोटोकॉकस एंड ट्रेंटोफोलिया, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एपीफाइट्स के, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऊपर जो लिखे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूरी लड़ाई तो माय डियर स्टूडेंट वहीं पर है ना, एग्जाम्पल पर। कोई अगर तुमसे आगे निकल रहा होगा तो वो एग्जाम्पल पर ही निकल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं दिया, हमें मालूम है एपीफाइट क्या है। अब क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स का नाम तो याद नहीं किया था, सिर्फ पढ़ लिया था एपीफाइट्स क्या होता है, यही मात खा जाएंगे, यहां पीछे रह जाएंगे। इसीलिए एपीफाइट्स के बारे में लिख लो, एपीफाइट्स का मतलब समझ लो, भले ही बारे में मत लिखो लेकिन एग्जाम्पल जरूर लिखो। और एग्जाम्पल याद करने के लिए कैसे लिखें? मैं कहती हूँ ब्लू कलर से नोट्स बना रहे हो ना, ब्लू कलर के पेन से, पेंसिल से लिख लो, पेंसिल से, या फिर अंडरलाइन कर लो, ब्लैक पेन से लिख लो। बहुत ज्यादा क्रेयॉन ले आओ, एक क्रेयॉन से उसको कलर कर दो लिखने के बाद, येलो कलर के क्रेयॉन से, वो भी याद रहेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमारे दिमाग में इमेज बैठ जाए। तो ये हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल। तो इसमें एग्जाम्पल्स लिखो, अलग से मैं हाईलाइट कर रही हूं, है ना, आपको भी करना है। लिखो क्या है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा, सॉरी, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, व्यूचेरिया, जाइगोगोनियम। ये किसका है? टेरेस्ट्रियल का।
इसके बाद नीचे एग्जाम्पल एपीफाइट्स में द वंस विच ग्रो ओवर द प्लांट, इसमें एग्जाम्पल है प्रोटोकोकस एंड ट्रेंटोफोलिया। ठीक, इसको नोट करो। डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सारे अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट। इसके बाद आता है एंडोफाइट्स। एंडो का मतलब मैंने हमेशा से बताया है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो द वन विच ग्रोज इनसाइड द अदर प्लांट, प्लांट के अंदर घुस गई ग्रो होने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? एंडोफाइट। एग्जाम्पल क्या है? कोलियोकीटे नाइटेलियम ग्रोज इनसाइड द थैलस ऑफ नाइटेलिया। अब इसमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल पूछ लेता है। ठीक है, क्या कोलियोकीटे नाइटेलियम जो है वो कहां पर ग्रो करता है? थैलस ऑफ नाइटेलिया। एंड देन वी गो विद द एपिजोइक। एपी मतलब अगेन आउटसाइड, तो द वन विच ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल, एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो करने वाला। एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा एंड कैराशियम। ठीक, are attached to the molluscus, are attached to the mollusk shell। molluscus जो होता है mollusk के shells पर अटैच हो जाता है, क्रस्टेशियंस पर भी अटैच हो जाता है रिस्पेक्टिवली। एंड ट्राइकोफाइलस जो है ये भी एक एग्जाम्पल है, इट ग्रोज ऑन द हेयर ऑफ ट्री ड्वेलिंग स्लॉथ फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ग्रीन कलर टू द फर ऑफ दिस मैमल। एक मैमल है, उस मैमल, वो मैमल कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। उस मैमल के जो हेयर है ना, उसके ऊपर ट्राइकोफाइलस ग्रो हो जाती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल, इसको लिख लीजिए व्हेनेवर। अब ये याद रखना, एपीफाइट का मतलब द एल्गे विच इज ग्रोइंग ऑन द बॉडी ऑफ द प्लांट। एंडोफाइट का मतलब the one which is growing inside the body of the plant. Then we come with the epizoic. Epi मतलब outside the body of। zoo किसके लिए यूज होता है? zoo होता है एनिमल्स के लिए, zoology होती है एनिमल्स की पढ़ाई। तो zoic यानी एनिमल, zoo यानी रिलेटेड टू द एनिमल। तो एपिजोइक मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। एग्जाम्पल याद करना है, लिखिए इसको। डन, वेरी गुड। नाउ सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एंडोजोइक। अब मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे एंडोजोइक क्या है। एंडोजोइक क्या है? द वन विच इज गोइंग टू ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट, ऑफ द एनिमल, सॉरी। ठीक है, तो एंडो का मतलब इनसाइड, जो इज फॉर एनिमल, इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। तो एंडोजोइक में ग्रोज इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। एग्जाम्पल देखो, ज़ूक्लोरेला लिव्स इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस एंड क्लोरेला इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। तो क्या क्या मिल गया? ज़ू, क्लोरेला एंड क्लोरेला। ठीक, इसके बाद आता है पैरासाइट। पैरासाइट में आपको इतनी बार समझा चुकी हूं, पैरासाइट में यहां पढ़ा हुआ, मुझसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा। पैरासाइट क्या होता है? जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर होकर रहने लगे। तू ही मुझे खाना दे, तू ही मुझे पानी दे, तू ही मुझे शेल्टर भी दे। ठीक, मैं तुझे हो सकता है कुछ दूं, हो सकता है मैं तुझे कुछ ना भी दे पाऊं, तो मैं क्या हूं? पैरासाइट हूं। तो देखो, पैरासाइट ग्रो ऑन दी पैथोजेंस। पैरासाइट कहां ग्रो होता है? पैथोजेंस पे। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। पहली लाइन में ये लिख लो, मुझे इसमें तो कोई गलती नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबका एकदम क्लियर होना चाहिए। राइट इट डाउन। ओके, लिख लिया। तो ये है हमारे पैथोजन। पैथोजन का मतलब जो डिसीज कॉज करा दे। तो ये जो पैरासाइट्स हैं, ये पैथोजन की तरह, डिसीज कराने वाले ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो होते हैं एंड कॉज द डिसीज। और डिसीज कौन सी कराते हैं? रेड रस्ट डिसीज कराते हैं। एंड डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड रस्ट डिसीज? सोचो, इमेजिन करो, मेरे पास ये कॉफी के प्लांट की पत्ती है। ठीक है, कॉफी के प्लांट की पत्ती क्योंकि थोड़ी छोटी सी होती है, तो मैं इतनी बड़ी पत्ती बना लेती हूँ। आई हैव वन लीफ। ये लीफ कौन से प्लांट की है? कॉफी के प्लांट की। ठीक है, कौन से प्लांट की है? कॉफी के प्लांट की। तो मैंने ये ग्रीन कलर इस पे कर दिया है। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर कर लिया। अच्छा, मैं ऐसा करके क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इसे इमेजिन करके याद रखो। आपको भी ऐसे ही अपने कॉपी में बनानी है। ये ग्रीन कलर की मेरे पास लीफ थी। ठीक है, इस लीफ में भाई क्या प्रेजेंट होगा? इस लीफ में प्रेजेंट होगा वेन्स भी तो होंगी ना, वेन्स, वेनलेट्स, मिडरिप। तो ये हो गई मिडरिप, ये हो गई वेन्स। ठीक है, ये हो गई। ठीक, ये कॉफी के प्लांट की एक पत्ती है हमारे पास। ठीक है, ये मैं इसकी आउटर कवरिंग भी बना देती हूँ।
ये आउटर कवरिंग भी बन गई। अब क्या होता है, जैसे ही इस पे एल्गे लगती है, एल्गे आके इस पे रहने लगती है, तो आपको पता है वो कैसे रहती है? आपने देखा है कभी जब किसी चीज पर जंग लग जाता है, यानी कि रस्ट लग जाती है लोहे वगैरह पे, तो वो कैसा दिखता है? कुछ ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है। ऐसे ही इसके ऊपर भी रस्ट लग जाती है तो ये ऐसा दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? ऐसा दिखने लगता है। ठीक है, तो अब हमें इसको दूर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जंग लगी हुई है, इसीलिए कहते हैं इसको रेड रस्ट। एक्चुअली में वो है क्या? वो एक एल्गे थी जो पैरासाइट की तरह पैथोजन बनी, पैथोजन बन के उसने डिसीज कॉज कराई। एग्जाम्पल है सिफेल्यूरियस विच कॉजेज रेड रस्ट। रेड रस्ट ये डिसीज ऑफ कहां पे कराती है ये रेड रस्ट? मैंने बोला था ना ये टी या फिर कॉफी की लीफ मान लो, तो ये टी या कॉफी के प्लांट में ऐसे कौन सी डिसीज करा देती है? रेड रस्ट डिसीज करा देती है। ठीक है, एंड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज। अब ऐसे ये रस्ट लग जाएगा। रस्ट क्या लग जाएगा? मतलब ऐसे ये रेड रस्ट जब बन जाती है, यानी कि एल्गे जब इसके पास आके रहने लगती है, लीफ के ऊपर पैथोजन की तरह डिसीज कॉज कराती है, तो बहुत सारा नुकसान होता है, वाइड रेंज ऑफ नुकसान हो जाएगा। तो ये है हमारे पैरासाइट के बारे में, इसे नोट कर लीजिए। लिख लिया? गुड, वेरी गुड। इसके बाद थर्मोफिलिक। थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा। थर्मो का मतलब होता है जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ये हमने ले लिया हीट ज्यादा है। तो ऐसी एल्गे जो हाई टेम्परेचर्स मतलब कि वार्म टेम्परेचर्स में पाई जाए, उसको हम कहते हैं थर्मोफिलिक। स्पीशीज आर फाउंड ग्रोइंग इन दी हॉट स्प्रिंग एरिया में। क्लोरेला स्पीशीज होती हैं ऐसी। कौन सी? क्लोरेला स्पीशीज एग्जाम्पल है। कहां पाई जाती हैं? थर्मोफिलिक होती हैं हॉट स्प्रिंग में। इसके बाद आता है क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स जो हैं ये पोलर रीजन में आइस और स्नो के ऊपर ग्रो करती है। कहां पे? ठंडे एरिया में। मैंने बोला था ना किसी भी टेम्परेचर में रह जाएगी, किसी की बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के बाहर, तो वही चल रहा है। क्रायोफाइट्स यानी पोलर रीजन में रह गई। एग्जाम्पल क्या हुआ? क्लाइमेडोमोनास स्पीशीज एंड स्कॉचेला। इसके बाद हिमेटोकॉकस निवेलिस causes red snowball in alpine region। alpine region में red snowball बना लेती है। यानी आपको ये याद रखना है कि ये क्रायोफाइट्स जो हैं ये क्या हैं? क्रायोफाइट्स आर द ग्रीन algae which are found in the polar region। क्लियर? अब आता है एज कंपोनेंट ऑफ सर्टेन लाइकन। और लाइकन की तरह भी तो रहती थी, यानी कि जब हमारी एल्गे, जब बहुत अच्छी सी प्यारी सी एल्गे चली गई कहां? फंजाई के पास रहने लग जाए, तो वो बना लेती है लाइकन। किसी को कोई परेशानी इसमें? नहीं, पढ़ते आ रहे हैं ना, लाइकन बन जाता है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिस तरीके से हमारी एल्गे जो है वो एग्जिस्ट करती है, हैबिटेट है। ठीक, ऐसे इतने फॉर्म्स में रहती है। हमने कितने फॉर्म्स पढ़े? चलो फटाफट से रिवाइज करेंगे। पहला लाइकन के फॉर्म में, क्रायोफाइट्स के फॉर्म में, थर्मोफिलिक के फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में, एंडोजोइक, एपिजोइक, ठीक है, एंडोफाइट, एपीफाइट और टेरेस्ट्रियल। इतने फॉर्म्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल याद करो, टेरेस्ट्रियल, एपीफाइट, एंडोफाइट, एपिजोइक, एंडोजोइक, पैरासाइट, लाइकन, क्रायोफाइट्स एंड थर्मोफाइलिक। डन? ऑल राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस कैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस कैसा होता है, तो चलो एक बार मैं बॉडी बना के बता देती हूँ इसकी कैसी होती है। इसमें क्या होता है? कुछ ब्लेड्स होती हैं। इसमें क्या होता है? कुछ ब्लेड्स होती हैं। ब्लेड्स कैसी दिखती हैं? देखो, थैलस जैसी बॉडी में कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, और एल्गे की बॉडी का सबसे बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका होल्ड फास्ट। मैं एक बार इमेजिन करा देना चाहती हूँ, ये आपकी कॉपी में भी अगर आप बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छी बात होती है ना, प्रैक्टिस कर लेना, इससे क्या है हमें चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो देखो एक ब्लेड मैंने जो बनाई है वो ये है, एक ब्लेड ये है, एक ब्लेड ये वाली है, एक ब्लेड ये वाली है, एक ब्लेड ये वाली है। किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला इनको? ब्लेड। ब्लेड जो है ये फ्लोट करके एक एरिया है उससे अटैच्ड है, फ्लोट करके ये एरिया है उससे अटैच्ड है। फिर एक टाइप करके एक स्टेम जैसा निकला हुआ है, टाइप करके, ठीक है, वो आगे जाकर के जमीन में जुड़ जाता है, जमीनी स्तर पर जुड़ जाता है, सबस्ट्रेटम से होल्ड कर लेता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, तो भाई इसके नाम, ये क्या है? ये एल्गे, जो तुम समझ रहे हो ना कि कोई प्लांट हो गया एल्गे। तो मैडम इसको सीधा क्यों नहीं बनाया, इसको झुका हुआ क्यों बनाया है? क्योंकि मेरे हिसाब से
और हमारी बुक के हिसाब से ये है पानी के अंदर। ये कहां पर है? पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। तो जब मरीन वाटर में ये प्रेजेंट होता है तो इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं इसके पार्ट्स अगर मार्क करूं तो पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। पार्ट्स कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक, पहला पार्ट अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी, पहला पार्ट अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा मैं पास कर लेती हूं, फिर आपको दिखेगा नहीं, है ना। चलो समझ में आ गया ना, पानी में। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट है? पहले ये पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए ये क्या है, फिर ये पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए। और इससे काम नहीं चलेगा, पूरी बॉडी क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो पूरी बॉडी को भी जानना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है। तो ये पूरी बॉडी को जान जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरी बॉडी को जान जाएंगे, ये पूरी बॉडी को जान जाएंगे। चलो फटाफट से नाम लिखेंगे। ये जो ब्लेड मतलब ये जो मैंने ये वाला येलो स्ट्रक्चर बनाया ना, लीव्स जैसा जो दिख रहा है, एक्चुअली में वो कहलाता है एल्गे में ब्लेड। क्या कहलाता है? ब्लेड। फिर ये वाला जो मिडल पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला जहां से ब्लेड्स अटैच्ड रहती हैं, वो मिडल पोर्शन क्या कहलाता है? वो मिडल पोर्शन कहलाता है फ्लोट। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टेम जैसा पोर्शन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं स्टाइप। क्या कहते हैं? स्टाइप। नीचे, अब मैंने ये येलो से बनाया है, हो सकता है आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही हो, ये है भाई जमीन। ये क्या है? जमीन। पानी के अंदर जमीन तो होगी ना, तो ये वो जमीन है। ठीक है, इसके नीचे से ये जुड़ी कैसे है? तो जिस पोर्शन से ये जुड़ी है वो क्या है? उसका नाम कहलाता है होल्ड फास्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है ना, वो इस होल्ड फास्ट से पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। होल्ड फास्ट का मतलब है होल्ड कर लेने वाला स्ट्रक्चर जो रूट की तरह दिखता है पर रूट नहीं है। It gives the appearance of root, but it is not a root. And where it is present inside the water. ये वाटर के अंदर का स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? सबको आ गई? क्लियर? अब देखो, अब पढ़ो इसके बारे में, कैसे कैसे प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये मैंने यहाँ बोला था कि मैं यहाँ बताऊंगी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इल डिफाइंड स्ट्रक्चर कहलाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा, पर ये इल डिफाइंड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको हम कह देते हैं थैलस बॉडी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज थैलस। यही है वो थैलस, ध्यान से देखो इसे, ये है थैलस। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस रेंजेस फ्रॉम, कैसे कैसे थैलस होते हैं? मैंने कहा था यूनिसेल्युलर हो सकता है, मल्टी सेल्युलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। तो देखो, पहला है यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म। और जहां पर भी आपको वर्ड मोटाइल दिख जाता है तो आप समझ जाते हो कि मूवमेंट हो रहा होगा। तो फ्लैजिला मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द एल्गे। मूव करने के लिए फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये जो 1 मिनट, ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये फ्लैजिला हमेशा अपाइकल पोर्शन में ही प्रेजेंट होगा। अपाइकल पोर्शन का मतलब होता है या तो ऊपर वाले एंड में होगा बॉडी के, या नीचे वाले एंड में होगा बॉडी के। सो इट इज ऑलवेज ओवर द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द बॉडी। एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द बॉडी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लैजिला। तो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल हो जाएंगे, यानी कि मूव कर सकते हैं पानी में। तो ये हो गए फ्लैजिला मोटाइल फॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं क्लाइमैडोमोनास। आहा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिसेल्युलर है लेकिन नॉन मोटाइल है। यूनिसेल्युलर तो है, मैंने कहा था यूनिसेल्युलर बॉडी भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर बॉडी भी हो सकती है, बट इट इज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? द वन विच इज नॉट गोइंग टू मूव, दैट मीन्स द फ्लैजिला वुड बी एब्सेंट। तो एग्जाम्पल क्या है? क्लोरेला। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम अभी तक बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? क्लोरेला। इसके बाद कॉलोनियल होती है। कॉलोनियल का मतलब है आओ बहन चुगली करें, मिलकर के कॉलोनी में रहने लगती हैं, बट मोटाइल फॉर्म्स है। मोटाइल फॉर्म का मतलब अगेन एक साथ रह रहे हैं बट दे कैन मूव। तो एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स।
ऑलराइट, देन वी हैव कॉलोनियल नॉन मोटाइल, कॉलोनी में रह रहे हैं पर मूव नहीं कर सकते, सिनोबिक होते हैं यानी कि हाइड्रोडिक्टियन एग्जाम्पल। देन वी हैव फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंट की तरह, फिलामेंट मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा फिलामेंट जैसा, लंबे लंबे जैसे पाइप होते हैं ना, ऐसा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, तो उसे हम कहते हैं फिलामेंटस फॉर्म। अनब्रांच्ड क्यों बोल रहे हैं, ब्रांचेस नहीं दिखेगी, एक एक फिलामेंट दिख रहा है, एग्जाम्पल है ओइडियोगोनियम। देन वी हैव फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्लैडोफोरा। अब ये क्लैडोफोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोटेड डाउन, इसे नोट कर लो फटाफट से। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट टाइप जो है वो कौन सा है, हेट्रोट्राइकस। अब ये जो हेट्रोट्राइकस फॉर्म होता है ये आपको पता है कैसा फॉर्म होता है, हेट्रोट्राइकस जो है ये बिल्कुल ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है, थैलस बॉडी जिसमें दिखे उसे हम कहते हैं हेट्रोट्राइकस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट ना, तो कुछ भी डिफाइंड नहीं है, तो हेट्रोट्राइकस बॉडी है, फ्रिस्टेला इसका एग्जांपल है। देन वी गो विद दी साइफोनेशियस। साइफोनेशियस बॉडी कैसी होती है, साइफोनेशियस बॉडी ऐसी होती है कि इसकी बॉडी के अंदर, एल्गे की बॉडी के अंदर क्या होता है कि सेप्टम नहीं बन पाता, तो जब सेप्टम नहीं बन पाता तो एक न्यूक्लियस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अब इसके बीच में कायदे से तो सेप्टम बन जाना चाहिए था, पर ये सेप्टम बना नहीं, तो ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा जैसे एक बॉडी में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये आपको देखने में कैसा दिख रहा है, मल्टी न्यूक्लिएट दिख रहा है, मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक फॉर्म जो होता है उसी को बस हम क्या कहते हैं, स्फाइनोएशियस फॉर्म, यानी एग्जाम्पल है इसका कॉलरपा, एग्जाम्पल है कॉलरपा, फ्रेस्टेला, और ये साइफोनेशियस फॉर्म जो है, साइफोनेशियस फॉर्म जो है वो सीनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी शो करता है। इसके बाद आता है सीडोपेरेन्काइमेटस, झूठ मूठ का पेरेन्काइमा, एग्जाम्पल है अल्वा। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एडिबल फॉर्म भी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी लेटिस। सी लेटिस जो होता है ये एडिबल फॉर्म होता है। अल्वा कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्ड शीट्स ऑफ सेल्स विद अ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट वही रूट जैसा स्ट्रक्चर जो नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच रखता है। ऑलराइट, देन वी हैव एसिटाबिलेरिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एसिटाबिलेरिया। अब आप बोलोगे मैम आप हर एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट बोल रही हो, तो मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्या होता है, क्वेश्चन तो 1-2 चीजों पे पूछा जाएगा, बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ, या तो एसिटाबिलेरिया पे पूछ लेंगे या फिर सी लेटिस पर पूछ लेंगे जो कि एडिबल है, पर वो जो बाकी के 3 ऑप्शंस है ना वो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से बनने वाले हैं, तो हमें धीरे धीरे करके एग्जाम्पल्स को माइंड में बिठाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्या, एसिटाबिलेरिया, जिसको अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं, ग्रीन एल्गे होता है, कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट, सबसे बड़ा यूनिसेल्युलर सिंगल सेल का प्लांट है, विच कैन बी सेवरल सेंटीमीटर्स इन लेंथ। और आपको पता है कभी कभी ये माइक्रोमीटर से मैक्रोमीटर तक के साइज में होती है। जो एल्गे होती है, एल्गेज जो होती है ना, उनका साइज माइक्रोमीटर से लेकर, माइक्रोमीटर यानी बहुत छोटा से लेकर के मैक्रोमीटर तक का साइज होता है। बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, हर टाइप की होती हैं। तो ये सबसे लार्जेस्ट होती है कौन सी, एसिटाबिलेरिया। नोटेड डाउन, डन, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज शेप ऑफ सेल, कैसा कैसा होता है। तो शेप हो सकता है, देखो स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, या फिर सेल का शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का सेल हो सकता है। ईच सेल जो है वो यूकैरियोटिक, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट, हैज 2 लेयर्ड सेल वॉल आउट ऑफ पेक्टोज एंड इनर ऑफ सेल्यूलोज। पेक्टोज और सेल्यूलोज, ठीक है, पेक्टोज और सेल्यूलोज। अच्छा, मैंने आपसे ये भी बोला था कि कभी कभी प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव एल्गे में जो बची कुची थोड़ी बहुत है उनमें कभी कभी प्रोकैरियोटिक फॉर्म यूनिसेल्युलर में भी मिल जाता है, पर ज्यादातर यूकैरियोटिक होता है। एक चीज और मैंने आपको बोला था कि हमारी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, किस चीज की बनी होगी, काइटिन की और सेल्यूलोज की, ये बोला था मैंने आपको। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये मैंने आपको बोला था काइटिन, काइटिन मैं गलती से बोल गई हूं। काइटिन जो है वो फंजाई में मिलती है, ये पेक्टोज है, सेल्यूलोज या फिर पेक्टोज मिलेगी, इसको करेक्ट कर लेना, सेल्यूलोज या पेक्टोज मिलेगी, मैं जल्द में काइटिन भूल गई, पेक्टोज मिलेगी, ठीक है। तो सेल्यूलोज या फिर पेक्टोज की बनी आपके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, हाँ।
ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले नंबर पर वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक होने का मतलब क्या क्या होगा, वेल डिफाइंड तो न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड तो न्यूक्लियस होगा, इसके बाद वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। इसके अलावा क्या होगा, ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी मैंने बताया मल्टी न्यूक्लिएट होगा तो क्या कहलाएगा, वो सिनोसाइटिक फॉर्म बताया था, सिनोसाइटिक फॉर्म बना लेती है, ठीक है। सिनोसाइटिक फॉर्म यानी देखो, अब इसको ध्यान से देखो, इसके बीच में यहां सेप्टा 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 सा दिख रहा है ना, ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, मान लो ये सेप्टा हटा दिया तो अभी ये कैसा दिखेगा, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3 4 5 6 7 ऐसे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, सिनोसाइटिक फॉर्म हो गया। इसके बाद जो सेल वॉल है, सेल के बाहर की जो सेल वॉल है ना, सेल के बाहर जो ये सेल वॉल बनी हुई है, इसमें पेक्टोज होगा बाहर की तरफ और इनर लेयर में सेल्यूलोज प्रेजेंट है। बाहर पेक्टोज, इनर लेयर में सेल्यूलोज, उसको करेक्ट कर लेना, मैं जल्दी में क्या बोल गई थी, काइटिन, क्या है वो, पेक्टोज, पेक्टोज या फिर सेल्यूलोज, पेक्टोज या फिर सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट इज, सेल में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, वन और मोर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। जब हम प्लास्टिड को देखेंगे तो शेप जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो कप शेप भी हो सकता है, गिडल शेप भी हो सकता है। कप शेप किस में होता है, क्लाइमेडोमोनास, ग्रिडल शेप मिलेगा यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरल शेप का मिलेगा, स्पाइरोगेरा, तभी उसको स्पाइरोगेरा कहते हैं, स्टार शेप का जिग्नेमा में मिलेगा, और रेटिकुलेट वेनेशन भी होता था लीव्स में, रेटिकुलेट क्लाइमेडोमोनास रेटिकुलेटा में मिलेगा, नाम से समझ में आ रहा है। पेराइटल रेटिकुलेट किस में मिलेगा, ओइडोगोनियम में मिलेगा। पेराइटल बैंड शेप का किस में मिलेगा, हाइड्रोडिक्टिन में मिलेगा। डिस्क शेप चारा में मिलेगा। तो ये अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट का शेप है, क्या है, शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हालांकि एज सच शेप नहीं पूछा जाएगा, तो नाम हमें सिर्फ एग्जाम्पल के याद करना चालू करना है, नाम एग्जाम्पल के याद करना चालू करना है, ठीक है, डन। नाउ द नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसके पास 2 to 20 थैलेकॉइड होते हैं, 2 to 20 थैलेकॉइड, वो जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे पे जुड़ा हुआ रहता था। तो ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से लेके 20 तक क्या होते हैं, थाइलेकॉइड, ठीक है, थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकॉइड लैमेला, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ पायरिनॉइड्स, ये किससे जुड़े रहते हैं, पायरिनॉइड से। और हर पायरिनॉइड के पास सेंट्रल प्रोटीन होता है जिसको पायरिनोक्रिस्टल कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल में प्रोटीन प्रेजेंट है, देखो क्या होता है ना, अंदर प्रोटीन है, सेंटर में प्रोटीन है, बाहर लेयर है पायरिनॉइड की, बाहर लेयर है पायरिनॉइड की, ठीक। तो इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पायरिनोक्रिस्टल, एंड सराउंडिंग स्टार्च शीथ, दे सर्व द पर्पस ऑफ स्टोरिंग स्टार्च। और ये क्या करके रखेंगे, ये अपने आसपास स्टार्च को स्टोर करके रखेगा, ये अपने आसपास स्टार्च को स्टोर करके रख देगा। ये येलो वाला क्या है, इसके पास स्टार्च है, तो बीच में जिसके प्रोटीन है और बाहर स्टार्च स्टोर है, पायरिनॉइड प्रेजेंट है, उसको हम स्टोर करने का काम बोलते हैं। तो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, पायरिनोक्रिस्टल के फॉर्म में स्टोर रहता है। नोट कर लीजिए इसको, पायरिनोक्रिस्टल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होगा। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो कौन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल क्या होगा, ए और बी क्लोरोफिल होगा। इसके बाद इसके पास कुछ एसेसरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि बीटा कैरोटीन, बताया था मैंने, बीटा कैरोटीन हो सकता है और ज़ैंथोफिल हो सकता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बस यही और कुछ नहीं है, ठीक। देखो
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कैरोटीन होगा, ज़ैंथोफिल होंगे। ग्रीन कलर क्या है, किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। ये तो दुनिया जानती है कि एल्गे का जो ग्रीन कलर है वो किसी भी प्लांट में मतलब ग्रीन कलर होता है तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स जो हैं दे आर सेम इन दी लैंड प्लांट्स, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो वही है जैसा लैंड प्लांट्स में होता है वैसा इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हो गई, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो। डन, ओके। अब आता है रिप्रोडक्शन को लेकर। तो इसमें क्या होता है, मोटाइल फॉर्म होते हैं ज़ूस्पोर्स के, गैमीट्स के एंड अदर मोटाइल सेल्स। इन सब में क्या है, फ्लैजिला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, हम रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल अभी पढ़ेंगे, पर यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि एल्गे के लाइफ स्टेज में कभी आपको किसी किसी फॉर्म में फ्लैजिला मिलेगा भी और किसी किसी फॉर्म में फ्लैजिला नहीं भी मिलेगा। तो फ्लैजिला मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन दी एल्गेज, ठीक है। ग्रीन एल्गे में फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब होगा तो मोटाइल फॉर्म, जब फ्लैजिला होगा तो चलने वाला कोई स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो चलने वाला स्ट्रक्चर कौन है, ज़ूस्पोर है, गैमीट है और कुछ दूसरे मोटाइल सेल्स हैं जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है जिससे वो वॉक कर सकते हैं। फ्लैजिला यूजुअली 2 होते हैं, कभी कभी 4 होते हैं और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 4 8 10 हो सकते हैं। अटैच टू द एंटीरियर एंड्स ऑफ द सेल, मैंने बोला था हमेशा अपाइकल पोर्शन पे मिलेगा, हमेशा कहां मिलेगा, अपाइकल पोर्शन पे फ्लैजिला मिलेगा। अपाइकल पोर्शन पे मतलब एंड्स में, या तो ऊपर वाले एंड में मिलेगा या तो फिर सबसे आखिरी वाले एंड में मिलेगा। एंड दे आर विप्लैश टाइप एंड इक्वल इन साइज। विप्लैश टाइप के होते हैं और साइज में इक्वल होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। ऑलराइट, नाउ ये आपने लिख लिया होगा। तो यहां पर हमने सिर्फ फ्लैजिला की बात करी और फ्लैजिला का टाइप हमने बोला इक्वल इन साइज हो सकता है या विप्लैश हो सकता है। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज जहां हो सकती है वो है विप्लैश। तो विप्लैश का मतलब होता है स्लिपरी फ्लैजिला होगा। कैसा फ्लैजिला होगा, स्लिपरी फ्लैजिला। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैजिला जो होता है उसके पास कभी कभी एक स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये मान लो बॉडी है एल्गे की, तो यहां पर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा जहां फ्लैजिला होगा। वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेड आई स्पॉट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आई स्पॉट। ये आई स्पॉट एक्चुअली में क्या काम करता है, ये आई स्पॉट जो है ये लाइट सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, लाइट, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूं फिर आपको समझ नहीं आएगा। ये होता है लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट सेंसिटिव का मतलब लाइट का स्टिमुलस जो रिसीव कर ले। तो इस आई स्पॉट को हम क्या कहते हैं, इस आई स्पॉट को हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, ठीक है। ये हो गया एक बात। यूजुअली फ्लैजिलेटेड सेल पोसेस डॉट लाइक फोटो सेंसिटिव, लाइट को सेंस कर लेने वाला रेड कलर का आई स्पॉट दिखता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं एट द एंटीरियर एंड। लेकिन कोई आई जैसा काम नहीं करेगा, सिर्फ स्टिमुलस रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, अगर ये मेरा वो है एल्गे का बॉडी है और इसे मैं बीच में से तोड़ दूं तो ये 2 अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गया। अब जब ये 2 अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गया तो दोनों फ्रेगमेंट्स आपस में अलग अलग डिफरेंट ग्रो हो सकते हैं, कैपेसिटी है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। आगे चलते हैं तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स जो है वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बनते हैं, किससे बनते हैं, स्पोरोफाइट से बनते हैं। तो स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ना है। पहला देखो हमारे पास है एकिनेट। तो एकिनेट का मतलब क्या होता है, एकिनेट का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्युलर स्पोर लाइक बॉडी। यूनिसेल्युलर या फिर यूनिसेल्युलर भी मत लिखो। क्या याद रखो इसमें कि ये स्पोर लाइक बॉडी है। स्पोर लाइक बॉडी, स्पोर के जैसा छोटा सा बॉडी है, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है पिथोफोरा। पिथोफोरा इज द एग्जाम्पल। फिर आता है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स कौन होते हैं सर, ज़ूस्पोर्स जो हैं वो होते हैं हमारे मोटाइल स्पोर्स, जो मूव कर सकते हैं ना, उन स्पोर्स को हम कहते हैं ज़ूस्पोर्स। फिर आता है ज़ूस्पोर का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स।
ठीक। इसके बाद आता है डॉटर कोइनोविया। डॉटर कोइनोविया जो होता है ये मोटाइल स्पोर ही होता है, पर इसकी खास बात होती है ये बिल्कुल डॉटर है। आपने हमेशा सुना होगा कि लड़कियां जो है ना वो पापा के जैसी दिखती हैं, तो यहाँ पर ये जो डॉटर है ना ये अपने पेरेंट के जैसी दिखती है, याद रहेगा। तो ये जो डॉटर कोइनोविया है, देखो हालांकि हर अपकमिंग सेल को हम डॉटर सेल ही बोलते हैं जब सेल डिवीजन की बात करते हैं, क्योंकि जन्म देने वाली हमेशा माँ होती है, तो वो डॉटर ही बनती है ताकि वो आगे जाके मदर सेल बने। तो मदर सेल डॉटर सेल का रिश्ता हमारे बायोलॉजी में एक्सेप्टेड है, ठीक है, इस नजरिए से कि जन्म देने वाली हमेशा फीमेल होती है। लेकिन ये डॉटर कोइनोविया को याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, बेटियां जो होती है ना वो हमेशा अपने पापा जैसी दिखती हैं, ऐसा बोला जाता है, जरूरी नहीं है, मतलब मम्मी जैसी भी दिख सकती है, नो ऑफेंस प्लीज। तो ये अगर पापा जैसी दिखती हैं तो यहाँ पर डॉटर कोइनोविया में भी यही होता है, मोटाइल स्पोर होता है लेकिन बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है, कैसा दिखेगा, पेरेंट के जैसा। तो कोइनोविया जो है इसका मतलब ही है मोटाइल स्पोर है, मोटाइल स्पोर है, सिमिलर टू पेरेंट, सिमिलर टू पेरेंट, पेरेंट के जैसा है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलो, ए प्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। ए प्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल स्पोर, बिना चलने वाला स्पोर। इसके बाद आता है हमारा हिप्नोस्पोर एंड ऑटोस्पोर। हिप्नोस्पोर मतलब होता है थिक वॉल्ड वाला स्पोर। हिप्नोस्पोर जिसकी बाहर की जो वॉल है ना स्पोर की वो मोटी रहती है, तो थिक वॉल्ड स्पोर कहलाता है ये, थिक वॉल्ड स्पोर कहलाता है ये। इसके बाद आता है हमारा ऑटोस्पोर। तो ऑटोस्पोर जो है, ऑटोस्पोर इज नथिंग बट सेम एज दैट ऑफ एप्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर ही है ये भी, इट इज नॉन मोटाइल स्पोर इटसेल्फ, नॉन मोटाइल स्पोर है, ठीक है। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये अलग अलग टाइप के जो हम स्पोर्स बोल रहे हैं ये क्या है, ठीक है। पहला एकिनेट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व। इसके बाद आता है हमारा आता है कौन सा, कोइनोविया, फिर एप्लानोस्पोर, फिर हिप्नोस्पोर, फिर आता है ऑटोस्पोर। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गए हमारे स्पोर्स के डिफरेंट टाइप, और सबके एग्जाम्पल जहां जहां याद रखने वो मैंने बता दिया। अब आ जाओ फटाफट, एसेक्सुअल कंप्लीट हो गया, ये हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। अब चलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा 3 कैटेगरी में देखा जाएगा। वो 3 कैटेगरी क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर 3 चीजें बनती हैं। कौन कौन सी चीजें बनती हैं, पहला बनेगा हमारा, देखो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, ठीक है। आइसोगेमस, दूसरा हो जाएगा एनाइसोगेमस, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है ऊगेमस, ठीक। ऑप्शंस देखो क्या क्या होते हैं। अगर हम आइसोगेमस की बात करें तो 2 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले गेमेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे बिल्कुल। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा। आइसोगेमी, गेमस का मतलब जो गैमीट बनेगा वो एक जैसे होंगे, टू सिमिलर या फिर 2 gametes which are similar in structure is rather more right. 2 gametes which are similar in structure, both male and female gamete एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अगर हम एनाइसोगेमस की बात करेंगे तो एन लगा है आइसो के आगे, आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो आइसोगेमस में सेम साइज सेम शेप के गैमीट्स होंगे। एन लगा है तो एब्सेंट है, आइसो मतलब सेम चीज इसमें एब्सेंट है तो डिसिमिलर होंगे। तो 2 gametes are dissimilar
इन, एक्चुअली इसे स्ट्रक्चर नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रक्चर इज नॉट द राइट थिंग, शेप बोलना चाहिए, ठीक है, गैमीट का इन शेप, ठीक है। तो ये कैसा होगा, डिसिमिलर इन शेप होगा, ठीक। अब हम आ जाओ oogamous की बात करें तो oogamous में ओवम ओ से चालू होता है और oogamous भी ओ से चालू होता है। तो हमेशा याद रखना कि वन इज लार्जर नॉन मोटाइल गैमीट एंड अदर इज स्मॉलर मोटाइल गैमीट। एक है भाई जो बहुत बड़ा भारी सा है, तो क्योंकि वो बड़ा भारी है तो याद रखना वो चल नहीं पाएगा। दूसरा है दुबला पतला सा है, हर जगह जल्दी जल्दी चला जाता है। तो एक हो गया हमारे पास लार्ज नॉन मोटाइल गैमीट, एक हो गया स्मॉल मोटाइल गैमीट। तो ये हो गई हमारी तीनों सिचुएशंस वेयर वी हैव लर्नड अबाउट दी स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर, दैट इज आइसोगेमस, देन वी हैड anisogamous and then we had oogamous। ये तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या क्या है, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है रिप्रोडक्शन अकर्स बाय आइसोगेमी, जिसमें होगी वो कौन है, यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा, एंड आइसोगेमी जिसमें होगी वो है क्लैमाडोमोनास ब्रॉनी, और oogamous जिसमें होगा वोल्वॉक्स और ओइडोगोनियम मेथड्स। ये अलग अलग मेथड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। आई होप ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया। ऑल राइट, वेरी गुड। जाइगोट जनरली इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल। जब जाइगोट बनता है, जाइगोट कब बनता है, जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं। गैमेटिक स्ट्रक्चर नेचर में डिप्लॉयड होता है, सॉरी हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन वन गैमीट, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन वन गैमीट, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर व्हिच इज व्हाट, जाइगोट। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है और मेल एंड फीमेल गैमीट मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है इनकी लाइफ साइकिल में, जो कैसा होता है, जिसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट व्हिच इज डिप्लॉयड। All right. Now there is regular, ये बहुत बढ़िया बात है कि there is regular alternation of haploid gametophyte and diploid sporophyte, ठीक, generations in the life cycle। अब आप इसको ऐसे समझो कि हमेशा दो बॉडीज बनती हैं इसमें, हमेशा इसमें कैसी बनती है, दो बॉडीज बनती हैं। पहली जो बनेगी वो है हमारे पास, पहली क्या मतलब, दो बॉडीज का मैं आपको नाम बता देती हूँ। तो कैसी कैसी बनती है, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन में, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन में क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होगा कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में ऑल्टरनेशन होगा, दोनों में ऑल्टरनेशन होगा, ठीक है। मैं आपको बना के बताती हूं। तो देखो कैसे बनेगा, पहले हमारे पास एक गैमेटोफाइट था, ठीक है, जस्ट इमेजिन वी हैव अ गैमेटोफाइट। तो हम यहां पर अपना गैमेटोफाइट रख लेते हैं, ठीक, इसमें लिख देते हैं गैमेटोफाइट, ठीक। इस गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। तो इस गैमेटोफाइट से बन जाते हैं गैमीट्स, ठीक है, ये गैमीट्स बने। तो गैमीट्स बनेंगे तो मेल गैमीट भी बनेगा, फीमेल गैमीट भी बनेगा, अग्रीड। तो ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, ये यहां मैं लिख लेती हूं, यहां मैं लिख लेती हूं मेल गैमीट, मेल गैमीट, और यहां मैं लिख लेती हूं फीमेल गैमीट। कोई दिक्कत, जब मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे, हो सकता है फीमेल गैमीट बड़ा हो, मेल गैमीट छोटा हो, तो oogamous हो जाएगा, और दोनों एक जैसे साइज के हो तो आइसोगेमस हो जाएगा, और दोनों अलग अलग ही साइज के हो और तो क्या हो जाएगा, एनाइसोगेमस हो जाएगा। अब ये दोनों मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो इन्हें मिला दो, फटाफट मिला दो, मिलाने में किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये मिला दिया अपन ने, तो क्या हो गई, गेमी, है ना, आइसोगेमी हुई होगी, एनाइसोगेमी जो भी हुई। तो इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज जाइगोट, दैट इज जाइगोट। जाइगोट आगे जाकर डिवाइड करता जाएगा, मन नहीं भरता, डिवाइड करता जाता है ये, है ना। तो ये डिवाइड करेगा, अब डिवाइड करके ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, आपके काम का स्ट्रक्चर विच इज
स्पोरोफाइट, विच इज स्पोरोफाइट। ठीक, जब भी जाइगोट से स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनेगा तो सेल डिवीजन कौन सा होगा? सेल डिवीजन हो जाएगा मियोसिस, सॉरी माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ था। ठीक, अब स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, तो यहां हम से स्पोर्स बनवा देते हैं। और देखो स्पोर्स जो है वो एक तो बनेंगे नहीं, कई सारे स्पोर्स बनेंगे, तो ये हमने यहां पर बना दिए स्पोर्स। ठीक है, यहां अपन लिख लेते हैं कि ये हमारे क्या है? स्पोर्स हैं। ठीक, स्पोर्स कैसे बने होंगे ये स्पोरोफाइट से? मजा नहीं आया थोड़ा। ठीक है, स्पोर्स कैसे बने होंगे स्पोरोफाइट से? हाँ, ये क्या बन गए? स्पोर्स बन गए, ये स्पोर्स बन गए। ठीक, स्पोर्स जो है वो कौन से सेल डिवीजन से बने होंगे? तो स्पोर्स बने थे सेल डिवीजन मियोसिस के थ्रू, मियोसिस हुई थी। ठीक, अब स्पोर्स जो है वो मिलकर के बाद में क्या बनाएंगे? स्पोर्स मिलकर के वापस से बनाएंगे गैमीटोफाइट। स्पोर्स मिलकर के वापस से क्या बनाएंगे? गैमीटोफाइट बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? स्पोर्स वापस से गैमीटोफाइट बनाएंगे। अब इसको अगर हमें डिवाइड करना पड़ जाए, अगर हमें इसे डिवाइड करना पड़ जाए तो एक चीज पर ध्यान देना, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है? गैमीटोफाइट, गैमीट बना रहा है, मतलब कि कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा ना, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि गैमीट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो मैं यहां लिख लेती हूं N। ठीक है, इसके बाद जाइगोट जब बनता है तो दो सेल, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये था, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये था, मतलब कि मेरे पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वाज दिस, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल गैमीट के पास रहा होगा ना, मानते हो ना? वन सेट ऑफ गैमीट मेल गैमीट के पास रहा होगा। ठीक, और एक सेट ऑफ गैमीट किसके पास रहा होगा? फीमेल गैमीट के पास। एक मेल गैमीट के पास था, एक फीमेल गैमीट के पास था। जब दोनों मिल गए तो क्या बना? जब दोनों मिल गए तो बना जाइगोट। तो क्या बना? जाइगोट। अगेन जाइगोट विल बी डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि दोनों के सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए तो डिप्लॉइड हो गया, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। ठीक, अब ये क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करके फिर मियोसिस सेल डिवीजन करने लगेगा। मन हो गया भैया उसका, तो क्या बना दिया उसने? स्पोर। स्पोर अगेन इज हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम अपनी इस साइकिल को जरा इजी बना दें? और जब हम इस साइकिल को इजी बनाने जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा दिखता है कि मैं यहां से यहां तक अगर इस साइकिल को डिवाइड करूं, अगर मैं इस साइकिल, देखो लाइन मेरे जीवन से टेढ़ी ही बनती आती है, टेढ़ी ही लाइन बनाई है मैंने हमेशा से, कभी सीधी लाइन में बनाई नहीं पाती है, अब बन गई सीधी लाइन। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जो मेरा ये ऊपर वाला पोर्शन जो मुझे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 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 दैट मीन्स दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक स्टेज हो गई ना, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाज प्रेजेंट। नीचे चले डिप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज मतलब कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स वर प्रेजेंट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। डिप्लॉन्टिक स्टेज आ गई, 2n क्रोमोसोम नंबर, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये है हमारी हैप्लॉइड स्टेज, ये है हमारी डिप्लॉइड स्टेज, ये हमारा क्या है? ऑल्टरनेशन इन जनरेशन कहते हैं इसको, ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन कहते हैं इसको, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन कहते हैं गुरु इसको। ठीक है, ये हो गई बात, बना लो इसे फटाफट से, मेक इट डाउन। ऑल राइट, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। चलो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थोड़ा सा पढ़ लो। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आइसोमॉर्फिक हो सकती है, एक जैसी, बोथ गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशंस आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश। इसका मतलब ये है कि जब मैं आइसोमॉर्फिक वर्ड बोलती हूं तो मेरा गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एक जैसे दिखते हैं। आइसो मतलब सेम जैसे, और मॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजी उनकी सेम है। यानी मैं क्या बोल रही हूं? मैं वर्ड बोल रही हूं आइसोमॉर्फिक।
किस मॉर्फिक? आइसोमॉर्फिक। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम। और मॉर्फिक का जो वर्ड आया है वो आया है मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। तो ये हमारी सेम मॉर्फोलॉजी जिसकी दिखे, कौन से आइसोमॉर्फिक बनेंगे? जिनमें किसकी मॉर्फोलॉजी सेम होगी? इसमें सेम है मॉर्फोलॉजी हमारे गैमीटोफाइट की, गैमीटोफाइट की, एज वेल एज गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों अगर एक जैसे दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी जिनकी एक जैसी दिख रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब नेक्स्ट 1 मिनट। हाँ, आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, बोथ गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट एक जनरेशन आर मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विश करने वाला मतलब भाई जिसको आप इनडिस्टिंग्विश पहचान नहीं सकते फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल क्या है? अल्वा। या फिर हेटेरोमॉर्फिक भी हो सकती है। हेटेरोमॉर्फिक का अब मुझे मतलब समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरो का मतलब होता है डिसिमिलर, डिसिमिलर, अलग अलग। ठीक है, और मॉर्फिक का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी, वही एक्सटर्नल फीचर। ठीक, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसमें हमारे चाहे गैमीटोफाइट हो चाहे स्पोरोफाइट हो, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर एंड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर आर डिसिमिलर, अलग अलग है। कैसे हैं? आर डिसिमिलर। तो उसको हम डिसिमिलर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आई होप सबको आ गई। ठीक है, देखो हेटेरोमॉर्फिक that is both gametophyte sporophyte generations are morphologically dissimilar. एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टीजियोकोलोनियम स्पाइनोसम, एक ही नाम है, हम दूर लिखा था इसलिए मैंने अलग से अंडरलाइन किया, एक ही नाम है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। आई होप सबको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब भाई देखो, ऐसा है कि जब हम इतना सारा इसको पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है। इसको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो दैट इंपॉर्टेंस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इंसान बहुत सेल्फिश होता है। ठीक है, अगर ये मतलब इसमें किसी की गलती नहीं है, ये नेचर वाइज ही ऐसा है, नेचर वाइज ही ऐसा है, जनरल चीज है। ये इतना सेल्फिश है कि अगर तुम काम के हो तो ठीक है, और तुम काम के नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। काम के होने से क्या मतलब? भाई तुम्हें मेरे किसी काम तो आना पड़ेगा। देखो, ये तो हमारी बायोलॉजी बोल रही है ना कि जब लाइकन ने अपना वो बनाई थी, एसोसिएशन बनाई थी, एल्गे और फंजाई ने तो लाइकन बना था, दोनों एक दूसरे के काम आ रहे थे। पैरासिटिक किसी को पसंद नहीं आता। लाइफ में ये बात हमेशा याद रखना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मेल हो फीमेल हो, पैरासाइट कभी मत बनना। पैरासाइट का मतलब होता है आप जीवन में हमेशा किसी के आश्रित रहते हो, किसी पर आधारित रहते हो। तू मुझे ये कर दे, तुझसे ही मेरा काम चलेगा, ऐसा कभी मत बनना। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, हमेशा कैसा बनना है? सेल्फ डिपेंडेंट। मैं अपना काम खुद कर सकूं, मतलब मेरा कुछ इंपॉर्टेंस है, तुम्हारे लिए नहीं होगा, मेरे लिए है। तो ये जो इंसान है ये बहुत सेल्फिश है। तो ये हर चीज को क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि इससे मेरा मतलब निकलेगा। मेरा मतलब क्या निकलेगा? कुछ मेरा काम बनना चाहिए। तो पैरासाइट बनना नहीं है। हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो सकती है, तुम मेरे कुछ काम आ जाओ, मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। एक दो पार्टनर अच्छे वही होते हैं ना जो एक दूसरे की हेल्प कर दें। तो यहाँ पर बस यही हो रहा है। हम क्या है? सेल्फिश है। हमने सोचा जो हमारे काम का होगा उसको हम जानेंगे, तो हमारा उसमें से काम क्या निकल रहा है, अब हम उस काम पर पहुंच गए। हमें मालूम है कि भाई ग्रीन एल्गे है, क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइटा से बिलोंग करती है, ग्रीन कलर का प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है, थैलस जैसी बॉडी है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास
पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, कैरोटीन मिल जाएगा, ज़ैंथोफिल मिल जाएगा, और इसके स्ट्रक्चर में है ना हमारे पास होल्ड फास्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इसको सबस्ट्रेटम से जोड़ के रखेगा। और इसके अलावा इसका जो स्टार्च है वो कहां पर, प्रोटीन के बाहर वो पायरेनॉइड लेयर में स्टोर रहेगा। और इसकी जो लाइफस्टाइल है ना वो भी भाई गेमिटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक दोनों टाइप की है। अब मैंने इतनी देर जो भी तुम्हें पढ़ाया है वो मैंने इतनी देर में बोल दिया जल्दी से, है ना। तो मुझे मालूम है कि ये कैरेक्टरिस्टिक कौन है, ग्रीन एल्गे, पर किस काम की है। तो आओ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गे, मैंने आपसे कहा था एडिबल भी होती है, फूड की तरह यूज किया जाता है। तो भाई जो हमारे लिए फूड की तरह काम करे उसको तो जानना ही चाहिए। तो फूड जो है, बहुत सारी ग्रीन एल्गे जैसे कि क्लोरेला हो गई, अल्वा हो गई, और कॉलेरपा हो गई, एंट्रोमॉर्फा हो गई, ये सब कैसे एल्गे हैं, ऐसे एल्गे हैं जो फूड की तरह यूज होते हैं, आर यूज्ड एज फूड। ठीक, क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गे है जिसके पास, क्यों हम उसे फूड जैसा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास हाई अमाउंट में फूड वैल्यू प्रेजेंट है। इसके पास 50% प्रोटीन और 20% लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको नहीं लगता यूज करना चाहिए। फिर क्लोरेला को देखो तो प्रोटीन कंटेन्स ऑल दी अमाइनो एसिड्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जितने भी है ना बॉस, वो सारे के सारे प्रेजेंट हुए इस एल्गे में। तो क्यों नहीं खा लें हम इसको, मरता क्या नहीं करता, खाता ही खाता। उसके बाद बिसाइड्स इट कंटेन्स विटामिन्स ए बी सी के एंड वेरियस अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। ए बी सी के, ठीक है, सिबाक ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बी सी के मैं बोल देती हूं सिबाक, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऐसे प्रोटीन विटामिन प्रेजेंट होता है एल्गे में। तो ये हो गई हमारी फूड से लेकर के बात। हम फूड क्यों फूड की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई उसके पास प्रोटीन है, एसेंशियल विटामिन्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट और फैट भी, लिपिड भी प्रेजेंट है। तो हमने इसे फूड की तरह यूज कर लिया। आगे बढ़े, हमारा मन नहीं अच्छा ये क्या है, ये मैं लिख देती हूँ विटामिन है, ये विटामिन, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया सिबाक। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे चले तो हमने देखा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड ही की तरह काम करेगा, एंटीबायोटिक उससे भी ज्यादा जरूरी। एंटीबायोटिक देखो, फूड नहीं मिलता मान लो एल्गे से, तो कहीं और से लेके खा लेते, ठीक है, पर एंटीबायोटिक इस पे कैसे कॉम्प्रोमाइज करें। फिर मरता क्या नहीं करता, एंटीबायोटिक तो खाएगा ही खाएगा। तो एंटीबायोटिक जो है, जीनस क्लोरेला ईल्स एन एंटीबायोटिक। ये जो क्लोरेला नाम की है एल्गे, इसके पास से हमें एंटीबायोटिक मिलती है जिसको हम कहते हैं क्लोरेलिन। और ये इसकी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम क्लोरेलिन को देखेंगे तो क्लोरेलिन जो है वो ना कि सिर्फ एक टाइप के बैक्टीरिया, दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे काम करती है। दोनों टाइप के बैक्टीरिया से मेरा मतलब है कि इट वर्क्स फॉर नहीं कहना चाहिए, अगेंस्ट कहना चाहिए। इट वर्क्स अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। इतनी बात समझ में आई। आप क्लोरेलिन को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हो उसको मारने के लिए। सो दे which is used against gram positive and gram negative bacteria, specially Escherichia coli, E. coli, humans में रेक्टम के साइड भी प्रेजेंट होता है E. coli। इसके बाद Shigella, dysentery, Staphylococcus aureus, genus कॉलेरपा, जीनस कॉलेरपा, ईल्स एज एंटीबायोटिक्स। ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंटीबायोटिक्स का। देखो हमेशा याद रखना, एंटीबायोटिक्स आगे तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, वहां पे भी यूज होगा। एंटीबायोटिक्स हमेशा कौन सी अच्छी होती हैं, एंटीबायोटिक्स हमेशा वो अच्छी होती हैं जो हर टाइप के बैक्टीरिया पे काम कर जाए। कुछ होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव पे ही काम करेंगी, कुछ होंगी जो ग्राम नेगेटिव पे ही काम करेंगी, कुछ हैं एरोबिक बैक्टीरिया, इनएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे डिवाइडेड है ना। तो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे काम कर रही हैं, अच्छी वो भी हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हमें मालूम है जरूरत हमें सिर्फ ग्राम पॉजिटिव की, तो हम ग्राम नेगेटिव की दवा क्यों दें। पर ये सिर्फ
कुछ सिचुएशंस में। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब आपको पता ही नहीं चलता कि इन्फेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है एक्चुअली। तो आप क्या करोगे, फिर आपको दोनों के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो मतलब एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। एक तीर से दो निशाने कौन लगाता है? क्लोरेलिन लगाता है, जिसके पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से लड़ने की क्षमता होती है। ये हो गई हमारी मेडिसिनल पर्पस। फिर आता है सीवेज डिस्पोजल। जरूरी तो है, गंदगी फैलेगी तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी, हो जाएगी ना, कचरा फैलेगा। तो ग्रीन यूनिसेल्युलर एल्गे जो होती हैं, जैसे कि क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास, सीवेज डिस्पोजल पॉन्ड्स में यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती हैं और ऑक्सीजन को वापस से रिस्टोर कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कर करके। एनी हाउ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रही है, क्या बनाएगी? ऑक्सीजन बना देगी एंड मेक द सीवेज वाटर हैबिटेबल फॉर मेनी फिशेज एंड एरोबिक बैक्टीरिया। अब जब ऑक्सीजन आ गया वापस, तो मछलियां भी वापस आ जाएंगी, फिशेज वापस आ जाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया वापस आ जाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करने वाला बैक्टीरिया। तो सीवेज डिस्पोजल में कितना बढ़िया काम कर रही हैं, खाली बैठे सफाई करती जा रही हैं, है ना, जो अपन नहीं करते। अपन सोचते हैं अरे जब फ्री रहेंगे तो सफाई करेंगे, ऐसे नहीं करना, खाली बैठ के भी सफाई करना है। ग्रीन एल्गे जो है इट इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, और रे बाप रे, स्पेस रिसर्च में यूज हो रही है। कैसे? रिसेंट जो बायोलॉजिस्ट थे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गे जो है, जैसे कि क्लोरेला सबसे ज्यादा जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं और ऑक्सीजन बना सकते हैं ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट ट्रिप्स। वहां पर भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है। एल्गे can reuse oxygen during the process of photosynthesis and oxygen for the astronauts। क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस हो रही होगी उसको तो अपने पास यूटिलाइज कर लेगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी फोटोसिंथेसिस से और आपको दे देगी। तो एस्ट्रोनॉट जो है वो बढ़िया जाके वहां पर ब्रीथ कर सकता है। ये भी एक साइंटिस्ट मतलब बायोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया, एल्गे को हम वहां यूज कर लेते हैं। आप सोचो कितनी कितनी सेल्फिश हो सकते हैं, जो जो निकल सकता है। तू खाना दे दे, तू एंटीबायोटिक दे दे, तू ऑक्सीजन दे दे, तू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले जा, कितना काम कर रही है। नेक्स्ट फिर ये क्या करती है? पैरासिटिक हो जाती है। पैरासिटिक एल्गे, जैसे कि जो हमारे पास ग्रीन एल्गे है, सिफेलोरिस इज अ पैरासाइट एंड कॉजेज रेड रस्ट डिसीज। मैंने बताया था वो जो ग्रीन कलर की हमारी पत्ती थी, ग्रीन कलर की हमारी पत्ती में सुंदर पत्ती बनाना चाहिए। बायोलॉजी वाले हमेशा चीजें सुंदर ही बनाते हैं। तो ये सुंदर ग्रीन कलर की पत्ती थी, इस पे रेड कलर के रस्ट लग गए, जंग लग गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं अपना रेड रस्ट। दैट इज कॉल्ड एज रेड रस्ट। जंग जैसे लग जाता है ऐसे पत्ती पर ये डिसीज कॉज करा देती है। कौन सी पत्ती में? ये किसकी पत्ती है? टी और कॉफी की। जिन्हें पसंद है वो समझ रहे होंगे कितना नुकसान हो रहा है इससे हमारा। तो इसकी यील्ड खराब हो जाती है, ग्रोथ खराब हो जाती है। अब भाई जिसको चाय पसंद है, जिसको कॉफी पसंद है ना, उससे पूछ के देखो। अभी आप अगर मुझे देखते चाय कॉफी पी रहे हो तो समझ जाओ कि दर्द बहुत है अगर ये डिसीज हो गई। सोचो कैसे अपना नुकसान हो रहा है अपने को। चाय कॉफी नहीं मिलेगी, मुझे दोनों पसंद है। तो इट रिड्यूसेस द यील्ड, यील्ड कम कर देगी, ग्रोथ कम करा देगी। और सिफेलोरिस जो है, सिफिलोरिस जो है ये क्या करती है? रेड रस्ट को लीव्स पर करा देती है। टी और कॉफी में कॉजेज रेड रस्ट ऑन लीव्स ऑफ कॉफी। टी में भी, कॉफी में भी, टी में भी, कॉफी में भी, दोनों में करा देती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहां पर हमने मजे मजे में अपना कंप्लीट कर लिया है ग्रीन एल्गे का पूरा पार्ट। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लिया, क्या फीचर्स हैं वो समझ लिया, कहाँ रहती है, किससे मिलती है, क्या खाती है, क्या स्टोर करती है, कैसे रिप्रोडक्शन करेगी, स्पोर्स कैसे बनते हैं और हमारे गैमीट्स कैसे बनते हैं। स्पोरोफाइटिक होती है, गैमीटोफाइटिक होती है, तो अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। सब कुछ खेल लिया। अब यहाँ पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन सेशंस को रिवाइज जरूर करना है। कहाँ रिवाइज करेंगे मैडम? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, डाउट ही नहीं है, www.magnetbrains.com टाइप करो, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, उस पे एक्सप्लोर टॉप कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो एक्सप्लोर कर लो ना, क्या बुराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीट पर जाओ, नीट पे जाकर अपना बायोलॉजी सिलेक्ट करो, वॉच नाउ क्लिक करो, ऐसा पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन का फोटो लगाया मेरा, वॉच ऑल वीडियोस पर जाकर के और सारे वीडियोस को
जल्दी से टॉपिक वाले सारे वीडियोस देख लेने, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर, ठीक है। जैसे ही उस पर प्ले करोगे, देखो यहाँ पर अलग अलग चैप्टर के जैसे 42 लेक्चर, 21 लेक्चर, 3 लेक्चर, सब कुछ मिल जाएगा। इन पे क्लिक करो, क्लिक करोगे वीडियो इस तरीके से प्ले हो जाएगा। परेशानी किस बात की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के इस चैनल पर, सबसे महत्वपूर्ण बात ऑफ द सेशन, IIT JEE नीट का ये जो चैनल है, यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी जो नीट की प्रिपरेशन के लिए पूरा कोर्स मॉड्यूल है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। एक पेनी भी नहीं देनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है, एक आध दो चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा कोर्स, इट्स अ बिग डील बॉस। पूरा का पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और एक चीज जो आप कर सकते हो ना, देखो दुनिया में प्यार देने से बड़ा कुछ नहीं होता, तो आपको क्या कर देना है, लाइक जरूर कर देना है वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।